Hello students, in today's lecture we are going to start with second chapter of science, that is microorganisms, friends and foe. So let us understand first what are microorganisms. So we can say that some organisms are too tiny to be observed with naked eye. So to observe this organism, one instrument is used which is called माइक्रोस्कोप. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि इतने छोटे हैं कि जिनको हम नेकेड आइज से कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते. नेकेड आइज इन द सेंस कि कैसे आइज हमारा खुली आंखें, ठीक है, जिनको हम क्या कहेंगे, नेकेड आइज कहेंगे. कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आइज से बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख ही नहीं पाते, ठीक है, और जिनको ऑब्जर्व करने के लिए यानी कि देखने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है. दिस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इनको क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, ठीक है, कि जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है. और कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि जिनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, ठीक है, कि जिनके लिए हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप्स या तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स इन सब की जरूरत पड़ती है, ठीक है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है, फंजाइज है, मतलब फंजाई है, ठीक है, वायरसेस है. तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, कि जिनको हम देख पाते नहीं है, ठीक है. तो इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है. अब फ्रेंड्स एंड फो इन द सेंस क्या, कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे लिए यूजफुल है और सामने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है. तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स होंगे और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन यानी कि क्या होंगे, फो होंगे, ठीक है. यूजफुल इन द सेंस जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि राइजोबियम बैक्टीरिया है, तो ये हमारे लिए कितने यूजफुल है कि वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने में, एनवायरमेंट में से नाइट्रोजन जो है उसको सॉइल के अंदर फिक्स करने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया हमारे लिए क्या हुए, यूजफुल हुए, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए क्या हुए, यूजफुल हुए, तो हमारे फ्रेंड्स हुए, ठीक है. वैसे काफी सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल है जो कि हम चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं. एंड सामने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल भी है क्योंकि वो हमारे क्या करते हैं, दीज आर द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कि जो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के डिजीज डेवलप करते हैं. इस वजह से ये हमारे क्या है, दुश्मन है. तो चैप्टर के अंदर हमें यही सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है. पहले हम क्या करेंगे कि ये एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देखा, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के बाद हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, आल्गे है. ये सारे ग्रुप्स को हम ब्रीफली ऑब्जर्व करेंगे, उनके क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वगैरह है वो देखेंगे. फिर हम ऑब्जर्व करेंगे हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आर फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे कैसे फ्रेंड्स हैं, हमारे लिए कैसे वो यूजफुल है. और लास्ट में हम बाद में देखेंगे हाउ दे आर फोर टू अस, मतलब हाउ दे आर नॉट यूजफुल टू अस. फिर हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग, किस तरीके से ये माइक्रोब्स जो है वो हमारे फूड को कंटेमिनेट करते हैं, ठीक है. फिर फूड प्रिजर्वेशन हम देखेंगे. उसके बाद लास्ट में हमारा होगा नाइट्रोजन साइकिल. ये सारी चीजें हम चैप्टर के अंदर ऑब्जर्व करेंगे. तो ये जो स्टडी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे, उसको कहा जाता है, दैट स्टडी इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, ये बायोलॉजी का पार्ट है. तो इस स्टडी को कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी.
और जो साइंटिस्ट इसके ऊपर स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, दे आर नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ओके, तो ये जो है, ठीक है, वो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। तो ये आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। फिर हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हाँ, होपफुली आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके बहुत ही हम कह सकते हैं कि जानने जैसे हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूबिक्विटस। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूबिक्विटस इन द सेंस, यूबिक्विटस का मतलब होता है अत्र तत्र सर्वत्र। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हर जगह फैले हुए हैं, ठीक है, हर जगह पे। हर जगह इन द सेंस कि हम हॉटेस्ट प्लेस कोई डेजर्ट कंसिडर करें तो वो वहाँ पे भी होंगे, ठीक है। और हम कोल्डेस्ट प्लेस कोई भी, हम जैसे कि एंटार्क्टिका या ऐसे कोई रीजन कंसिडर करें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ भी पाए जाएंगे। फॉरेस्ट में भी पाए जाएंगे, एक्वेटिक बॉडीज में भी पाए जाएंगे, यानी कि ओशन, सी, रिवर, इन सब जगह पे भी पाए जाएंगे। वुड पे भी पाए जाएंगे। ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखें तो हमारे स्टमक में भी पाए जाएंगे, हमारे स्किन के ऊपर भी पाए जाएंगे। हर जगह ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये फंजाई है, ठीक है, ये वायरसेस है, ये सारी चीज़ें हर जगह फैली हुई है, ठीक है। और ये हर जगह पे सर्वाइव भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूबिक्विटस इन द सेंस कि हर जगह वो अवेलेबल भी है और पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होना पॉसिबल नहीं, नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, वो हर जगह पे होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर in the form of sometimes single cell and or single body we can say, and sometimes in colonies, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड अकेले ऐसे ही अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि अमीबा वगैरह है तो वो अकेले अकेले पाए जा सकते हैं, ठीक है। वो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा तादाद में अवेलेबल नहीं होते। और सामने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कॉलोनीज में होते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कई बार जैसे कि बैक्टीरिया देखे, फंजाई देखे खास करके, तो ठीक है, तो ये सारी चीज़, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक नहीं बहुत ही ज़्यादा एक साथ पाए जाते हैं, तो उनको हम कहेंगे कॉलोनीज में, ठीक है। तो
ये एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ इनका। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सिस्ट क्या है? तो कई बार ऐसे कुछ वेदर कंडीशंस होते हैं कि जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने बॉडी के सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव लेयर जनरेट करते हैं, एंड दैट प्रोटेक्टिव लेयर इज नोन एज सिस्ट। और वो क्या करेगा, ऐसे वेदर कंडीशंस में उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। कुछ कुछ वेदर कंडीशंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, उनको ग्रो नहीं होने देते, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, इस तरीके का प्रोटेक्टिव लेयर अपने बॉडी के सराउंडिंग में डेवलप कर देंगे कि जिससे वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो ये सब अगर हम लाके बाहर रख देते हैं तो ग्रेजुअली वो क्या होता जाता है, कुछ दिनों में वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं सब चीज़ों को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो थोड़े लंबे समय तक हम उनको, ज़्यादा दिन तक हम उनको क्या कर सकते हैं, फ्रेश भी रख सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, और हम उनको यूज़ भी कर सकते हैं। उतनी जल्दी वो रेफ्रिजरेटर में डिकम्पोज होते नहीं है, ठीक है। तो इसके पीछे वजह क्या है, तो बाहर का क्लाइमेट जो होगा वो नॉर्मल होगा, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी वगैरह जो भी होगा, और इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे ग्रो होते जाएंगे और उनको डिकम्पोज कर देंगे, उनको सड़ा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह सभी चीज़ों को अगर हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया ना, तो क्या होगा कि रेफ्रिजरेटर में एक ऐसा सुटेबल एनवायरनमेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं होगा कि जिसमें वो ग्रो कर पाए, ठीक है। इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, ग्रोथ रेट जो होगा। कंप्लीटली तो बंद नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी हमने देखा ही है कि 15 दिन के बाद भी तो थर्ड नहीं वाले हैं उसमें भी, ठीक है। इसलिए कंप्लीटली तो हम नहीं कह सकते कि वो बंद हो जाएगा, लेकिन काफ़ी स्लो डाउन उनका ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें काफ़ी लंबे समय तक वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें क्या हो पाती है, फ्रेश रह पाती है। सो ऐसे कई कई ऐसे वेदर कंडीशंस होते हैं कि जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनका ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, या रेजिस्ट करता है वो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनके ग्रोथ को, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने सर्वाइवल के लिए ये प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, विच इज नोन एज सिस्ट, ओके। एंड देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक विच इज बेस्ड ऑन दिस टाइटल ओनली, कि sometimes microorganisms are our friends, यानी कि they are benefited to us, and sometimes they are harmful, ठीक है। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है। बेनिफिटेड इन द सेंस कि हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल है, कहीं अलग अलग हम कह सकते हैं कि हमारे लिए वो काम में आते हैं, आगे हम टॉपिक में देखते ही जाएंगे, और खास करके हम देखेंगे भैया हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आवर फ्रेंड्स, ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्टली हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड टू अस, किस किस तरीके से यूजफुल है, ठीक है। कई सारी चीज़ें, जैसे कि मैं सिंपल सी बात बताऊँ, कर्ड बनाने के लिए भी, मतलब मिल्क जमा के हम जो कर्ड प्रिपेयर करते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम हेल्प लेते हैं, ठीक है। उनके बिना ये पॉसिबल नहीं है। हम फॉर्मेशन ऑफ कर्ड आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिर राइजोबियम बैक्टीरिया वाला एग्जांपल तो हमने अभी अभी लिया थोड़ी देर पहले ही, ठीक है, कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए ये हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी यूजफुल रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक हमारे लिए तो क्या है, बेनिफिट ही है, ठीक है। फिर ऐसे कई सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट है जो कि हम चैप्टर के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। एंड ऑफ कोर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस, ठीक है। कई अलग 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 तरीके से वो हमारे लिए हार्मफुल है, अलग अलग तरीके के डिजीज वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के हम कह सकते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम ऑब्जर्व करते हैं, फूड पॉइजनिंग करते हैं, वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स ये क्रिएट करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं पे हमारे लिए बेनिफिटेड है, फायदेमंद है, और कहीं पे हमारे लिए वो हम कह सकते हैं कि हार्मफुल भी है, ठीक है। तो ये सारे जो हुए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। यूबिक्विटस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सेंस कि हर जगह, अत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर चाहे वो हॉटेस्ट प्लेस डेजर्ट ही क्यों ना हो और कोल्डेस्ट प्लेस भी क्यों ना हो, हर जगह सर्वाइव करने वाले अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कैसी होती है,
अलग अलग होती है, ठीक है। फिर सिंगल सेल और कॉलोनीज, कुछ अकेले पाए जाएंगे, कुछ जो होंगे वो ग्रुप में कॉलोनी में पाए जाएंगे। सिस्ट इन द सेंस की प्रोटेक्टिव लेयर, जब ऐसे अनवांटेड वेदर कंडीशंस होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल वहाँ जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, अपने बॉडी के ऊपर इस तरीके का प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर देंगे कि जिससे वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, ठीक है। एंड हर एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस एंड हार्मफुल टू अस, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल भी है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल भी है, ठीक है। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। अगर आपको ये कीवर्ड्स ही मैंने लिखे हैं, इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपके नोट्स के अंदर है, ठीक है, जो आप रीड कर सकते हो। हाँ, और जैसे मैंने साइंस के हर एक लेक्चर में कहता हूँ कि पैरेलली जब भी यहाँ पे लेक्चर आप ऑब्जर्व कर रहे हो या देख रहे हो, उस वक्त आपके पास नोट्स होने ज़रूरी है, ठीक है। भले आपको, मैं समझ सकता हूँ कि आपको किसी और डिवाइस में नोट्स ओपन करके रखने पड़ेंगे, अगर आपके पास प्रिंटर है तो वेल एंड गुड, आप हार्ड कॉपी में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, और अगर प्रिंटर नहीं है तो आप इस तरीके से कोई भी और डिवाइस में भी पर लेकिन नोट्स ओपन रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको अलग अलग चीज़ें जो है वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी मिले और समझ में भी आए, क्योंकि मैं जो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा वो उसके अंदर ऑफकोर्स होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करूँगा, कीवर्ड्स प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो अगर नोट्स आपने ओपन नहीं रखे तो ओपन रखना, क्योंकि आगे फिर अब हम जैसे वो मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और आगे के टॉपिक्स में देखते जाएंगे, तो नोट्स की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी, ठीक है, फिगर्स वगैरह देखने के लिए। सो वो आप ओपन रखिएगा, ठीक है। और अगर ये कीवर्ड लिखने हो तो आप लिख लो। ओके, होपफुली आपने लिख ही लिया होगा। नाउ major groups of microorganisms, ओके, इनके मेजर ग्रुप्स सीक्वेंस में हम लिखते जाए। फर्स्ट है बैक्टीरिया, मतलब ऐसे सीक्वेंस में कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो नोट्स में जिस सीक्वेंस में इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सीक्वेंस में यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ इस वजह से। अदरवाइज आप कोई भी सीक्वेंस में इनको याद रखो, इट डजंट मैटर। सो मेजर ग्रुप्स में बैक्टीरिया, एल्गे, फंजाई, देन प्रोटोजोआ एंड viruses, ओके। तो दिस ऑल आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इनको इन ग्रुप में भी क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया है, एल्गे है, फंजाई है या फंगाई, जो भी आप कहो, ठीक है, प्रोटोजोआ है और वायरसेस है, ठीक है। अब हम ग्रेजुअली देखते हैं कि इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले है बैक्टीरिया, आप फर्स्ट पेज पे ऑब्जर्व कर ही सकते हो, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो ये यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है बैक्टीरियम, ठीक है। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो जनरली ऐसा होता है, हम कह सकते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, यानी कि पूरा बॉडी जो होता है उनका वो एक ही सेल से बना होता है,
ठीक है। हम अगर हमारा ह्यूमन बॉडी कंसीडर करें तो ह्यूमन बॉडी काफी सारे अलग अलग सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ठीक है। तो ऐसे और भी काफी सारे सेल्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, ये आपने सुने हुए नाम जो मैंने आपको बताए, ठीक है। तो हमारा बॉडी जो है वो मल्टी सेल्यूलर है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स जो होंगे वो अवेलेबल होंगे। लेकिन बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्यूलर है, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उनके बॉडी मतलब एक ही सेल होता है। अब आप समझ सकते हो एक सेल कितना टाइनी ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। हालांकि उनका साइज जो होता है वो वायरस से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी हम उनको नेकेड आई से बैक्टीरिया को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया अगर हम देखने जाए तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है और बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी है। यूजफुल किस तरीके से है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में राइजोबियम बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया था कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उन लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारे लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारा हेल्प करता है। प्लस हम कह सकते हैं कि सॉइल का फर्टिलिटी वो इंप्रूव करता है, स्पेशल न्यूट्रिशन वो सॉइल के अंदर क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। फिर जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ये नाम है बैक्टीरिया का, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो बैसिलस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो भी हमारे फ्रेंड्स में आएंगे, क्योंकि वो जो हम जैसे कर्ड बनाते हैं तो कर्ड बनाने में ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत ही यूजफुल है। फ्रेंड्स वाले टॉपिक में हम फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का टॉपिक ऑफ कोर्स ऑब्जर्व करेंगे, उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कर्ड किस तरीके से बनता है, ठीक है। वो घर वाला नहीं, डिटेल में, ठीक है। तो वहां पे ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए क्या है, काम के लिए यूजफुल है, ठीक है। और सामने कुछ बैक्टीरिया जो है, दीज आर वी कैन से दैट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज, ठीक है। बैक्टीरिया से हमें कॉलेरा, ठीक है, फिर टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस है, ठीक है, फिर डिप्थेरिया, whooping कफ, पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, ये टाइफॉइड, ये सारे अलग अलग तरीके डिजीज जो है वो हमें किन बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया कई अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है, कई जगह से अलग अलग जगह से तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो बैक्टीरिया हुए। कुछ बैक्टीरिया हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफिलोकोकस है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस है। तो ये सारे बैक्टीरिया जो होंगे वो हमारे स्टमक में भी पाए जाएंगे। अब पेज टर्न करोगे आपके नोट्स के तो सेकंड पेज पे आप लोगों को ये बैक्टीरिया के कुछ इमेजेस दिखेंगे। ये जो है वो फैमिली के वाइज बैक्टीरिया जो है उनको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। जैसे कि कोकस जो है तो वो स्फेरिकल शेप में, शेप और फैमिली दोनों, कोकस फैमिली के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। फिर बैसिलस, जैसे मैंने कहा कि लैक्टोबैसिलस, तो ये बैसिलस फैमिली के जो बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। फिर कॉमा शेप्ड विब्रियो ये बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि विब्रियो कॉलेरी करके जो बैक्टीरिया होता है उनकी वजह से हमें कॉलेरा डिजीज होता है, ठीक है। तो ये जो विब्रियो फैमिली के जो बैक्टीरिया है वो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। देन स्पाइरिलियम बैक्टीरिया जो है तो ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जिन आपको फिगर में भी ये सारे दिखाए गए हैं तो वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस शेप और इस तरीके फैमिली के वाइज भी बैक्टीरिया को फर्दर इस तरीके से इन फैमिलीज में क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बैक्टीरिया। देन सेकेंड वन इज एल्गे, ठीक है। एल्गे अगर अब मैं आपको बताऊं तो कैजुअल लैंग्वेज में एल्गे को क्या कहा जाता है, लील, ठीक है। जो आप अभी मानसून में कई जगह पे ऑब्जर्व करोगे कि क्योंकि मानसून में क्या होता है, स्टैग्नेंट वाटर होता है प्लस सनलाइट होता है। तो जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर यानी कि जमा हुआ पानी, ठीक है, जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर होगा और सनलाइट होगा वहां पे ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, ये एल्गे लील जो है वो डेवलप होता जाएगा। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि हम हमेशा अगर ये बर्ड्स के लिए जो हम पानी के लिए जो पॉट रखते हैं, पॉट या जैसा बर्तन कुछ भी रखते हैं तो उसमें सनलाइट गिरता रहता है, तो इस वजह से उसमें ग्रीन ग्रीन लेयर्स डेवलप हो जाते हैं,
ठीक है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन लेयर्स है, ठीक है, वो क्या है, एल्गे है, ठीक है। ये आपने कहीं ना कहीं अलग अलग, कोई लीकेज होगा पाइप के ऊपर तो वहां पे एल्गे आपने देखा होगा जमा हुआ, लेक होगा तो उसमें भी कई बार एल्गे डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होगा वो एल्गे। अब एल्गे जो है वो प्लांट से सिमिलर है लेकिन प्लांट जैसा ही नहीं है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके प्लांट से मिलते आते हैं, ठीक है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके प्लांट से काफी डिफरेंट भी है। जैसे कि प्लांट हमेशा फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बनाता है, तो एल्गे भी फोटोसिंथेसिस से खुद अपना फूड बनाता है क्योंकि वो भी ग्रीन कलर्ड है, ठीक है। तो ये एक एल्गे का कैरेक्टरिस्टिक मिलता जुलता है। लेकिन प्लांट्स के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है, लीव्स होते हैं, तो ऐसी कोई चीज एल्गे में होती नहीं है, ठीक है। एल्गे हमारे लिए यूजफुल ऐसा है कि कुछ कुछ एल्गे के जो ब्रीड्स होते हैं, ठीक है, वो कई लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालांकि हम कभी खाते नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा जाना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कई लोग हैं कि जो कुछ कुछ टाइप ऑफ एल्गे जो है वो कंज्यूम करते हैं, उनको उनमें से न्यूट्रिशंस वगैरह मिलते रहते हैं, ठीक है। बाकी एल्गे जो है वो हमारे लिए खास यूजफुल नहीं है। हार्मफुल हमारे लिए एल्गे इस तरीके से है कि एल्गे जो है वो एक तो खास करके जो वाटर बॉडी में होता है उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है, इसलिए जो एक्वेटिक बॉडीज है, ठीक है, उनका सर्वाइवल उस पर्टिकुलर एक्वेटिक रीजन में क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा जहाँ पे एल्गे डेवलप होगा, क्योंकि वो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा। तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या कंज्यूम करेंगे, ठीक है, तो उनका सर्वाइवल प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वैसे वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। बाकी एल्गे अगर हम उसके एग्जांपल्स देखो, आप लोगों को इमेजेस के फॉर्म में दिए हुए हैं, डायटॉम्स है, वॉलवॉक्स है, क्लैमिडोमोनास है, फोकस है, या फ्यूकस है, और स्पायरोगायरा है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग हमारे एल्गे के एग्जांपल्स हैं। एल्गे में कुछ एल्गे जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल होता है उनकी बॉडी में, और कुछ एल्गे जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा सेल्स उनके बॉडी में होते हैं, जिसके एग्जांपल्स आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लैमिडोमोनास है, डायटॉम्स है, तो वो सिंगल सेल एल्गे है, ठीक है, कि जिनके बॉडी में एक ही सेल होगा, ठीक है। और कुछ जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे है, स्पायरोगायरा है, तो ये सारे मल्टी सेल्यूलर एल्गे हैं, यानी कि जिनके बॉडी के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो ये ब्लू ग्रीन एल्गे है वो हमारे लिए यूजफुल है, किस तरीके से, तो जो काम राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं वही काम ये ब्लू ग्रीन एल्गे भी करता है। ब्लू ग्रीन एल्गे भी एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गे हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। हम फील्ड में ये ब्लू ग्रीन एल्गे जो है होता है उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गे नाइट्रोजन फिक्सेशन, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस तरीके से भी ये कुछ कुछ एल्गे हमारे लिए यूजफुल है, और बाकी एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम इस तरीके से देखने जाए तो एल्गे जो है वो हार्मफुल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी किसके बारे में हुई, एल्गे के बारे में हुई, ठीक है। तो इस लेक्चर में फिलहाल हम यहाँ एल्गे तक रखते हैं, ठीक है। बाकी के दो फंजाई और प्रोटोजोआ और वायरस, ठीक है, इनमें से फंजाई कुछ हमारे लिए यूजफुल है, प्रोटोजोआ बिल्कुल भी हमारे लिए वैसे यूजफुल नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में तीनों को अच्छे से कंक्लूड तो करेंगे, ठीक है, और वायरस के बारे में भी हम डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये तीनों बताऊंगा, और फिर हम आगे के टॉपिक्स पे ग्रेजुअली मूव ऑन होंगे, ठीक है। सो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ वैसे नोट्स ओपन करने हैं, और नोट्स में से ये एल्गे तक हमने कंक्लूड अगर किया है तो एल्गे तक की चीज़ें आप क्या करोगे, अच्छे से रीड करोगे उसमें हर एक स्टेटमेंट, और कोई भी स्टेटमेंट में या कहीं पे भी आपको डाउट या कंफ्यूजन होता है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने रीड किया है तो ये चीज़ पॉसिबल होगी कि नोट्स में से अगर आप रीड करोगे तो पता चलेगा, ठीक है। इसलिए नोट्स आपके ग्रुप में अवेलेबल ही है, और उससे मैंने अभी बोला ही था कि आपको ओपन ही रखना है पैरेलली, ठीक है, ये फिगर्स वगैरह ऑब्जर्व करने के लिए। तो आप अच्छे से बैठ के अभी लेक्चर खत्म होते ही आप क्या करो, अभी अच्छे से बैठ के ये सारे टॉपिक्स रीड कर लो, ठीक है। वैसे भी ये अपना लेक्चर ये मैं छोटा इसीलिए रखता हूँ ताकि आप पैरेलली रीड भी कर सको, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग से लेके एल्गे तक आप सारी चीजें रीड कर लो, हर एक स्टेटमेंट, जो जो चीजें ना समझ में आए वो आप मुझे पूछ लो और क्लियर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे,
और फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक टेक केयर, सी यू सून।